21 दिन तक आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ये तो हो गए दिन की शुरुआत। अब रात की जो एंडिंग है, मतलब जब आप सोने जा रहे हैं, उसकी एंडिंग आप कीजिए नाइट ब्रशिंग चैलेंज के साथ में। क्या बोलते हैं नितल जी? जी, बहुत सही आपने बताया है। यस, वी कैन दोनों चीज़ को हम साथ में करते हैं। 21 दिन सूर्य नमस्कार और 21 दिन साथ में रात का नाइट ब्रशिंग। यस। यस, रात को सोने से पहले आपको ब्रश करना है। देखो, अभी आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो अंदर से उल्लास आएगा और स्माइल निकलेगी, और स्माइल निकलेगी तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए आपको रात को ब्रश करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, आपके सूर्य नमस्कार का और नाइट ब्रशिंग का, ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब आप सूरज को अगर नमस्कार कर रहे हो तो चंदा मामा कहीं बुरा ना मान जाए। तो एक चीज चंदा मामा को भी डेडिकेट कीजिए, स्माइल कीजिए, और उस स्माइल को बेहतर बनाने के लिए रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए। तो ये मैं चाहूंगा, ये दो चीज आप साइमल्टेनियसली कीजिए। मॉर्निंग के अंदर जो है सूर्य नमस्कार आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब देखिए, सूर्य नमस्कार को एक एक पॉइंट में बताना चाहूंगा कि सूर्य नमस्कार कोई फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है। इसमें आपको सूर्य देव से कनेक्ट होना है। आप जैसे कनेक्ट होते हैं सूर्य देव के साथ में, तो आप अपने आप को उनके अंदर लीन कर देते हैं। मतलब अपने आप को भूल जाते हैं और सूर्य भगवान को अर्पण करते हैं। हम जब आपने देखा होगा कि भाई कई लोग सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, मतलब पानी एक तांबे के लोटे में लेते हैं और फिर उसका अर्घ चढ़ाते हैं। आप सिर्फ पानी नहीं चढ़ा रहे हैं, अपने आप को चढ़ा रहे हैं। जिस दिन आप अपने आप को भूलकर एक बड़े पावर के सामने समर्पित होते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां वैसे ही दूर हो जाती है। आज की डेट में अगर आप देखें नितल जी, 90 टू 95% से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो साइकोसोमैटिक होती है। साइकोसोमैटिक मतलब साइकोलॉजिकल, उसकी वजह से शरीर में आती है। मतलब पहले साइकोलॉजिकल होती है, फिर वो शरीर में आती है। लेकिन जिस दिन आप खुद को भूलते हैं, उस वक्त आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। मतलब आप मुझे बताइए, एक भी साइकोलॉजिस्ट ऐसा बताइए जो बोल सके कि भाई नहीं, ये सेल्फ की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई पूछता है क्या दिक्कत है, तो आदमी क्या बोलेगा कि भाई मुझे जो है ना मेरी बीवी परेशान कर रही है, मुझे जो है मेरी माँ परेशान कर रही है, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे काम परेशान कर रहा है, मुझे मेरा बिजनेस परेशान कर रहा है, मुझे जो है इसने परेशान किया है, उसने परेशान किया है। मतलब कहीं ना कहीं मैं का जो भाव है वो आपको परेशान कर। जो आदमी इस मैं के भाव से छूट जाता है, वो जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनसे मुक्त हो जाता है। बात समझ रहे हैं? थोड़ी बात समझने में समय लगेगा, क्योंकि मैं को छोड़ना इतना आसान नहीं है। बचपन में बच्चा पैदा होता है, वो 21 दिन का होता है, तब उसके कान में उसका नाम बोला जाता है, आपको पता हो तो। इससे इस तरह से एक धारणा है कि हमारे माहेश्वरियों में तो ऐसा ही है कि भाई जब बच्चा 21 दिन का हो जाता है, उसके बाद में सबसे पहले उसके कान में उसका नाम बोला जाता है, ताकि वो उसके साथ आइडेंटिफाई हो सके। लेकिन हम उस नाम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं, और हम उस नाम के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तब आप अपने आप को सूरज को अर्पण करते हैं। मतलब आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी छोड़ते हैं, और फिर आप एक बड़े पावर को, अपने आप को जब समर्पित करते हैं, तो आपका सेल्फ का भाव जो है जाता है। सूर्य नमस्कार मान के चलिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि एक फिजिकल एक्सरसाइज है तो आप मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके और भी कई परिणाम हो सकते हैं, तो उसकी तरफ आप देखिए। हमेशा हमें पहले गुड से बेटर की तरफ जाना है, बेटर से बेस्ट की तरफ जाना है। जब तक आप बेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन या एक लाइफ के अंदर जो फुलफिलमेंट होनी चाहिए वो कभी नहीं लगेगी। फुलफिलमेंट के लिए सेल्फ से थोड़ा हटिए, सूरज को पूरे भाव के साथ में आप ये सूर्य नमस्कार कीजिए 21 दिन तक। सूरज को जैसे मैंने बताया नितल जी, एक तो जो है सूर्य नमस्कार करना है, और चंदा मामा को नहीं भूलना है। चंदा मामा को खुश करने के लिए स्माइल अच्छी सी दीजिएगा। दिन में कम से कम 4-5 बार याद करके स्माइल आप जरूर दीजिए, बगैर कारण।
तो कारण से जिस दिन आप अटके रहे उस दिन दुखी रहोगे, मान के चलिए। जब भी कारण से सुख होगे तो दुख आने वाला है, याद रख लीजिए। कारण पे जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे तब तक आप दिक्कत में रहेंगे। कारण बगैर जब आप स्माइल करना चालू कर देंगे उस दिन आप समझ लीजिए कि आप मौज में रहने वाले हैं। अब धरती पे रहकर स्वर्ग निर्मित करना हो तो आपको मौज में रहना है। और रात को सोने से पहले ब्रश कीजिएगा, और छोटे बच्चे जिनके घर में हो उनको खासकर ब्रश पे थोड़ा सा नमक लगाकर 1 मिनट तक आप उनको ब्रश करवाएंगे, और फिर उसके बाद में जो है आप उनको पेस्ट लगाकर क्लीन करवाइएगा। उससे उनके दांत पे प्लाक नहीं जमेगा। प्लाक नहीं जमेगा तो दूसरी सारी बीमारियों से जो है वो मुक्त हो सकते हैं। तो ये मेरे 2 टिप्स थे, 2 टिप। एक आपने जैसे बताया सूर्य नमस्कार से मैंने सेल्फ को कनेक्ट किया, वो एक टिप था, और एक नाइट ब्रशिंग का टिप था। अब छोटे बच्चों को हमें एक्सक्लूड नहीं करना था, इसलिए मैंने कहा छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी चीज मैं बताऊं जिससे उनकी नींव मजबूत रहे। बचपन में दांत अच्छे रहेंगे तो बट ऑब्वियसली आने वाले समय में भी दांत अच्छे रहेंगे। आई विश एवरीबॉडी अ गुड लक, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सूर्य भगवान से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करता हूँ, इसीलिए मैंने कहा नीतल जी आप कीजिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। गुड लक टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच विमल जी, और हमारे सारे दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको भी, अगर डॉक्टर विमल राठी से कोई क्वेश्चन करना है तो, या यू आर ओपन टू आस्क योर क्वेश्चंस, कुछ भी डेंटल के रिलेटेड प्रॉब्लम है। कुंडी जी आप कैसे हैं? नमस्ते जी, बहुत बढ़िया है जी। हाँ जी, आपको कुछ अगर डॉक्टर साहब से कुछ पूछना है, करना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी विमल तो जी हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी कनेक्टेड है और बहुत ठीक है अच्छे जी, से सोशल सर्विस भी करते हैं। ठीक है जी। आजकल कोई डॉक्टर साहब नमस्ते जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह कुंदी है, और ये आज का कोई नई टेक्निक आती है, मैंने वो यूट्यूब पे बहुत बार देखी है, बट यहाँ पे मैं डॉक्टर्स के पास गया हूँ, इवन डेंटल कॉलेज में भी गया हूँ, तो यहाँ पे वो टेक्निक नहीं आई हुई है। तो क्या ये अभी नई टेक्निक जो दांत जैसे खराब हो गए हैं उनको भरने की जो टेक्निक नई है वो यहाँ पे नहीं आई, तो क्या ये आप ऐसा कुछ सजेस्ट करते हैं कि ये जो दांत खराब हो गए हैं उनको भरने के लिए नई टेक्निक आप यूज करते हैं? देखिए, दांत भरने के कई तरीके हैं। जैसे मैं जो भी पेशेंट आता है मैं पहले प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस करना हूँ, क्योंकि बीमारियों के लिए बहुत अस्पताल है, बहुत सारे तरीके हैं बीमारी को ठीक करने के। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे शरीर में कोई भी बीमारी हो, वो एलोपैथी से ठीक हो सकती है, आयुर्वेद से ठीक हो सकती है, नेचुरोपैथी से ठीक हो सकती है, फिर उसके बाद में हजार तरीके यूनानी से ठीक हो सकती है। लेकिन एक चीज हमें याद रखना है, बीमारी ना हो उस पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए साहब। सबसे ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए कि बीमारी हो ही ना। अगर बीमारी ना हो, उसके लिए बहुत सिंपल होता है। बीमारी आने के बाद चीजें कॉम्प्लिकेटेड रहती है। बीमारी नहीं होने के लिए हमें बहुत सिंपल सी चीजें करनी है। देखिए, शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो, एक ही मेन कारण है, सबसे मेन कारण कोई भी शरीर की बीमारी का एक ही है कि कहीं ना कहीं मलिनता है, या गंदगी है, या मान लीजिए बैक्टीरिया है, या इन्फेक्शन है। कहीं भी अगर मान लीजिए आपका दांत सड़ रहा है तो एक ही कारण रहेगा कि वहां पे गंदगी जम रही है, इस वजह से चीज खराब हो रही है। शरीर में अगर लीवर खराब होता है तो कहीं ना कहीं गंदगी जम रही है, दिमाग खराब होता है तो कहीं ना कहीं गंदगी जम रही है, दिल खराब होता है तो कहीं ना कहीं गंदगी जम रही है। मतलब है कि हमारा फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए कि गंदगी ना जमे। अब लोगों को लगता है कि भाई, मुंह का ही उदाहरण देता हूं मैं, वैसे शरीर के अंदर हर पार्ट के लिए अलग अलग तरह से आपको ट्रीट करना रहता है। दांत का मैं उदाहरण देता हूं, कई लोग बोलते हैं भाई मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूं लेकिन फिर भी मेरे दांत खराब होते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि दांतों के ऊपर, दांतों की सफाई करने के लिए 20 औजार आते हैं अलग अलग तरह के। तो आपको पहले पता करना होता है, डेंटिस्ट के पास जब आप जाएंगे, अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे काम करने वाला डेंटिस्ट रहेगा तो पहले आपको चेक करके बताएगा कि आपके गंदगी कहाँ जम रही है। See, it is not about the infection, it is about where is the infection and diagnosing that particular infection. तो मतलब है कि डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको सेहतमंद रहना है तो वो डायग्नोसिस है।
डायग्नोसिस परफेक्ट रहेगा तो जैसे आप बता रहे हैं 1000 ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं, आपको बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बेसिक चीजों से ठीक हो जाती है। बहुत बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के नाम पे आपको बीमारियां ही चिपकाई जाती है। उदाहरण देता हूं, पहले कहा जाता था कि भाई आपको जो है कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक आता है। इस तरह से 30 साल तक आपको एंटी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां दी गई। आज की लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि कोलेस्ट्रॉल का कोई हार्ट अटैक से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है जितना स्ट्रेस से है, और जितना कि आप स्ट्रेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उससे है। अब लोगों को क्या लगता है कि स्ट्रेस आपकी जीवन के लिए खराब है, एकदम गलत बात। स्ट्रेस आपको निखारने के लिए आता है, आपको जीवन का एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए आता है। जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाता है तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि इसकी किताबें क्यों डिफिकल्ट हो गई है। हम कभी सवाल करते हैं कि इसकी किताब पहले स्टैंडर्ड में जो थी अभी सेकंड स्टैंडर्ड में डिफिकल्ट क्यों हो गई। उसी तरह से जब आप स्ट्रेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको हार्ट अटैक आता है। स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक कभी नहीं आता है। स्ट्रेस हमेशा आपको निखारने के लिए आता है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए आता है। तो उसी प्रकार से जो फीलिंग का जो मटेरियल आप बता रहे हैं, बहुत सारे एडवांसमेंट्स हैं, लेकिन मैं उन पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि हर डॉक्टर की अपनी प्रायोरिटी होती है। मेरी प्रायोरिटी जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे हमेशा से रही है। आप जब भी चेकअप करवाएं, आप पूछिए कि आपके दांतों में गंदगी कहाँ जम रही है या आपके शरीर में कहाँ गंदगी जम रही है। उसको अगर आप निकाल देंगे तो मान के चलिए, जैसे हम मोबाइल में से वायरस निकालते हैं, कंप्यूटर में से वायरस निकालते हैं, वापस से पुराने से पुराना कंप्यूटर भी अच्छी तरह चल सकता है, तो शरीर क्यों नहीं। ये तो आपकी सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये मेरी राय रहेगी वो फिलिंग मटेरियल को लेकर। और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उनको कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 95% जो बीमारियां हैं, 95% of your problems are psychosomatic. Psycho is mind, somatic is body in technical terms. 95% of your problem, which is a major chunk of diseases which are actually correlated with your psychosomatic system. So I would ensure that I address them in that format. Hope it answers your query, sir. हमारे साथ डॉक्टर साहब एक मिनट जी। हाँ जी। जैसे दांतों में खट्टा खाने से वो लगता है, आपको खट्टी चीज को खाते हैं, जैसे नींबू पी लिया आपने, वो दांत आपके वो दांत में लगता है। कोई सिट्रस फ्रूट आपने खाया, दांत में लगता है, बाकी की कोई चीज नहीं लगती। अच्छा, देखिए साहब, वैसे देखा जाए तो बचपन में हम सब खट्टी चीज खाते थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। नहीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे खट्टी चीज खाने से प्रॉब्लम आती है। अब इसका एक ही मेन कारण है, सबसे मेन कारण एक ही है, हमारे हर दांत के ऊपर एक कवच होता है। Our body is made up of a coating which is called as enamel. Like how you have diamond on earth surface, जैसे धरती के ऊपर डायमंड होता है जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द प्लैनेट है, उसी प्रकार से दांत के ऊपर एक कवच होता है जिसका नाम एनामेल है। वो आपके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। अब महाभारत में कहानी है, कर्ण के कवच कुंडल निकाल देते हैं, उसके बाद उनका पावर कम हो जाता है। वैसे ही दांतों का जो कवच कुंडल है वो ये एनामेल है। समय चलते चलते कुछ रीजंस की वजह से निकल जाता है। सबसे पहला रीजन है, अगर आपने बराबर से ध्यान रखा दांतों का, तो सबसे पहला रीजन है कि वो दांत घिसने की वजह से ये एनामेल निकल जाता है, विच इज नेचुरल वेयर एंड टेयर। अब इसका भी बॉडी के अंदर उपाय होता है, नेचुरल सेल्फ हीलिंग जो है बॉडी के अंदर चलती है। जैसे आपका एनामेल निकलता है, दांतों के अंदर दूसरा लेयर होता है जिसका नाम होता है डेंटिन। दांत का पहला लेयर निकल जाता है तो वो डेंटिन भी जो है उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट बन के एनामेल के लगभग उतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, विच इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन किसी किसी में ये जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो होता है, इसकी वजह से पहला रीजन है दांत घिसने की वजह से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है, पहली बात। दूसरा सबसे मेन रीजन, ये याद रखिएगा, आप लोग को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इसका आप नोट कीजिएगा। अपन जब भी हम कोई चीज करते हैं अपने बॉडी के अंदर कोई ना कोई एक हैंड डोमिनेंट रहता है। उदाहरण के तौर पे कोई राइट हैंडेड रहता है, कोई लेफ्ट हैंडेड।
हर एक के बॉडी के अंदर इधर राइट साइड डोमिनेंट रहता है या लेफ्ट साइड डोमिनेंट रहता है। मतलब कोई इंसान राइट हैंड से ब्रश करता है, कोई लेफ्ट हैंड से ब्रश करता है। अब जब आप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से ब्रश करते हैं तो हमेशा प्रिजुडिस होता है, मतलब जो राइट हैंडर है उसको लेफ्ट हैंड की तरफ ब्रश करना इजी लगता है। तो वो क्या करता है, he tries to brush only on the left side because it is very convenient for him or her to brush. So when you're brushing, ensure you have to allot equal time on both sides. हमने ये पाया है जो भी राइट हैंड से ब्रश करता है उनके लेफ्ट साइड का जो एनामल है पूरा निकल जाता है दांत को घिसने की वजह से। अब लोग की फॉल्टी टेक्निक भी होती है, वो दांत को बर्तन की तरह मांजते हैं। तो दांत को जब आप बर्तन की तरह मांजोगे तो उसका एनामल जाना ही जाना है। एनामल जाएगा तो सेंसिटिविटी आएगी आएगी। तो जब भी अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो आपको 1.5 मिनट राइट हैंड साइड, 1.5 मिनट लेफ्ट हैंड साइड ब्रश करना है। अगर आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करते हैं तो भी आपको ऐसा ही करना है और कोशिश करना है कि दोनों साइड प्रेशर बराबर आए। ये बहुत बेसिक सी चीज बताइए जो बहुत से लोगों को नहीं पता रहती है। अब इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी सेंसिटिविटी आती है वो है खाना फंसने की वजह से। जो मैंने पिछली बार में बताया था, गर्मी जमती है आपके दांतों के बीच में। जब गर्मी जमती है तो वो ऑटोमेटिकली एसिड्स रिलीज करती है। एसिड्स जब रिलीज होती है, एसिड्स आर द वर्स्ट थिंग फॉर योर टूथ। रिमेंबर, एसिड्स वर्स्ट इसलिए होते हैं क्योंकि दे ऑलवेज लीच द एनामल आउट। मतलब एनामल के अंदर जितना भी कैल्शियम है, फ्लोरेपेटाइट क्रिस्टल्स हैं, वो सारे जो है उसमें निकल जाते हैं। वंस you are deprived of the calcium from the tooth, undoubtedly you are bound to have sensitivity. So ये तीन मेन कारण बताए हैं मैंने। कारण तो बताए, लेकिन आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं वो सबसे जरूरी चीज है। It is not about what the problem you're facing, but in future if you don't want to face the similar problem, first thing, allot equal time right and left side. दांत में कुछ भी फंसता हो उसको आप निकालिएगा। उसको निकालना है, पिन से मत निकालिए। कोई भी हार्ड सरफेस से अगर आप निकालेंगे तो मान के चलिए आप उधर का एनामल या तो फिर सीमेंटम, जो रूट्स के ऊपर जो लेयर रहती है उसको सीमेंटम कहते हैं, वो निकल सकता है। तो आपको यूज करना है सॉफ्ट सी चीज। सॉफ्ट सी चीज के अंदर हो सकता है जो टूथपिक होती है उसको आधा काटेंगे आप। पूरी टूथपिक राउंड नहीं डालेंगे दांत के बीच में, क्योंकि दांत का जो दोनों दांत के बीच का जो स्पेस रहता है उसको एम्ब्रेजर कहते हैं। वो जो स्पेस है ट्रायंगुलर रहता है, वो राउंड नहीं रहता है। ट्रायंगुलर स्पेस अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको टूथपिक को आधा काटना है। वो अपनी अपनी स्किल पर डिपेंडेंट है कि आप कैसे काटते हैं। टूथपिक को आधा काटेंगे तो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का वो बनता है। फिर उसके बाद में उससे जो है आप दांत के बीच में फंसी हुई चीज निकाल सकते हैं। सेकंड चीज आप यूज करते हैं, अगरबत्ती की जो काड़ी होती है ना, पीछे पतली सी जो काड़ी होती है, वो आप यूज कर सकते हैं दांत के बीच में साफ करने के लिए। अगर आपको मेडिकेटेड में जाना है तो आप यूनिफ्लॉस करके आईसीपीए कंपनी का एक फ्लॉस आता है जिसके पीछे एकदम एग्जैक्टली जैसा अपना एम्ब्रेजर होता है उसी शेप का जो है टूथपिक होता है, उससे आप जो है दांत के बीच में क्लीन कर सकते हैं। तो ये तीन रीजंस ऐसे हैं जिनसे कि भाई आप अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं सेंसिटिविटी आने से। अगर आ जाती है उसके बाद मान के चलिए आपको डेंटिस्ट को दिखाना है। बगैर दिखाए आप होम रेमेडीज में मत जाइएगा। अगर आपको सेंसिटिविटी आ गई है मतलब कहीं ना कहीं आपने आपके बॉडी के साथ ऑलरेडी काफी छेड़छाड़ कर चुके हैं। तो इफ एनी प्रॉब्लम अकर्स स्पेशली इन डेंटल फील्ड, यू विल हैव टू विजिट योर डेंटिस्ट, नंबर 1। अगर नहीं आई है तो मैंने जो चीजें बताई है इनका आपको ख्याल रखना है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं मगर बहुत लोगों को ध्यान नहीं रहता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है कि राइट और लेफ्ट हैंड साइड से जो है आपको इक्वल टाइम अलॉट करना है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे केसेस आते हैं क्लास 5 रेस्टोरेशंस के। क्लास 5 मतलब जो गम्स के यहाँ पे कटे हुए दांत होते हैं, वो हमेशा हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड सारे के सारे दांत कटे हुए रहते हैं। और खासकर जो मंजन यूज करते हैं उनमें ये चीज ज्यादा पाई जाती है। तो आपको मंजन जो है नहीं यूज करना है। मंजन गम्स पे यूज कर सकते हैं, पेस्ट आपको दांत पे यूज करना है। मंजन बहुत अच्छा है, हर चीज बहुत अच्छी है, मगर उसका यूज करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई चीज के लिए मना करता हूँ, वो ये बात नहीं है कि वो चीज खराब है, आपका यूज करने का उसे तरीका गलत है। So remember, it is you who decides out whether a thing is good for you or bad for you. तो आपका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से चीज को डील कर रहे हैं, आप किस तरह से उस चीज को यूज कर रहे हैं, आप किस तरह से जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है।
थैंक यू दोनों ही सवाल आपके मुझे बहुत प्यारे लगे सर। थैंक यू बहुत सर, थैंक यू। बहुत अच्छे सवाल हैं, क्योंकि ये बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे लोगों के ये प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए आपने जो है बहुत लोगों के क्वेश्चंस, सारी टीम के क्वेश्चंस आपने पूछ लिए एक तरह से। सर डॉक्टर सेंसोडाइन रिपेयर एंड प्रोटेक्ट कहते हैं, वो कीजिए आप। हाँ जी, सेंसोडाइन रिपेयर एंड प्रोटेक्ट, हाँ सेंसोडाइन जो है, हाँ रिपेयर एंड प्रोटेक्ट जो आता है, डॉक्टर्स हाँ। मोस्टली वो रिकमेंड करते हैं, तो आप ये कीजिए। अभी देखिए साहब, ये जितने भी है ना, जितने भी पेस्ट हैं, जितने भी मार्केट में अवेलेबल चीजें हैं, वो सब लीपापोती का काम है। राइट। लीपापोती मतलब, हाँ भाई बीमारी है, आपने जो है उसके ऊपर एक जैसे बोलते हैं ना कि भाई सॉफ्ट कोटिंग जैसा आपने कर दिया है, मगर बीमारी उधर की उधर ही है। सेंसिटिविटी आ गई मतलब कहीं ना कहीं एक्सपोज्ड एनामल या डेंटिन है, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ बेसिक लेवल पे ट्रीटमेंट आपको जरूरत पड़ सकती है, मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में। तो आप ये मान के चलिए, पेस्ट और ये सब बहुत बाद की बातें हैं। सेंसिटिविटी अगर है तो आपको पहले चेक करवाना पड़ेगा कि किस वजह से है, और अगर वजह बहुत सुपरफिशियल है तब आपके ये सेंसोडाइन और ये सब लीपापोती का काम उसके बाद ही काम लगता है, तब तक काम नहीं लगता। तो आप जो है, जो चीजें मैंने बताई है प्रिवेंटिव डेंटल हेल्थ केयर के लिए, वो चीजें खासकर आपको बहुत ध्यान देना है। नाइट ब्रशिंग मैंडेटरी, और अगर कोई टोबैको खा रहा हो, इफ एनीवन इज कंज्यूमिंग टोबैको, तो वो मैं चाहूंगा कि क्विट करें, लेकिन पहले उसके साइकोलॉजिकल रीजंस फाइंड आउट करें कि उस आदत की जड़ कहाँ है। जड़ को ही हमें पकड़ना है। जड़ से कोई इलाज होता है तो ही वो लंबा चलता है, वरना वो ही बीमारी दूसरे कई रूप ले लेती है। कई बार जो लोग टोबैको खाते हैं, टोबैको छोड़ने के बाद उनको स्ट्रेस बढ़ जाता है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेन रीजन कोई भी चीज का रूट कॉज हमें पता करना है, और रूट को हमेशा ट्रीट करना है। रूट को आप ट्रीट नहीं करोगे तब तक आप गलत रहोगे। I have a question, doctor. हाँ, What kind of toothpaste are good, the gel one or the normal white one which we used to get in the olden days, like Cibaca or toothpaste which we get now? see, I always personally recommend the regular ones. See, mostly people ask which paste to use, but no one asks which brush to use. So it is the brush which is important, not the paste. I'll be very honest with you. If you want to go for the best of the brushes, Colgate का एक slim soft करके brush है, Colgate Slim Soft. Though I don't promote any brands, but I personally like this brush a lot because uh, पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे कुछ ब्रश, टेपे कंपनी के करता था मैं, और वो मैं करता था यूरोपियन कंट्रीज से। 200 रुपए की जो ब्रश की क्वालिटी होती थी वहां पे, वही चीज 80 रुपए 70 रुपए के अंदर कोलगेट स्लिम सॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसके ब्रिसल्स बहुत यूनिक है, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट पर्टिकुलर ब्रश। पेस्ट के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप विदाउट जेल वाला ही प्रेफर करें, नंबर वन। बस विदाउट जेल वाले में एक ही इश्यू है, इश्यू ये है कि उसके एब्रेसिव पार्टिकल साइज जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। एब्रेसिव पार्टिकल साइज जो है थोड़ा ज्यादा रहता है, इसीलिए आपने अगर ज्यादा समय तक उसको यूज किया तो डेफिनेटली आपके दांत का एनामल निकलने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए जब आप ब्रश करते हैं, आप हॉरिजॉन्टल मोशन कम यूज कीजिए, वर्टिकल मोशन ज्यादा यूज कीजिए, और खासकर मसूड़े के ऊपर ब्रश को प्रेशर से दबाना है और फिर एक ही जगह पे वाइब्रेटिंग मोशन आपको देना है। उससे गम्स के अंदर क्लीनिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। दांतों को रगड़िए मत, वो बर्तन मांजने की जो प्रकृति है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। वो बर्तन जैसे मांजते हैं वैसे अगर आप दांत को मांजोगे तो नहीं चलेगा। तो आप जब भी ब्रश करते हैं उन पे थोड़ा जेंटल, be very gentle, use a gentle brush and use up and down movement, and ensure every 6 months you visit your dentist for a cleaning. अगर डेंटिस्ट भी अपने औजार सही तरह से यूज करता है तो आपके दांतों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ कुछ केसेस होते हैं जहां पे हम क्लीनिंग को थोड़ा डिले करते हैं। मान लीजिए किसी के दांत हिल रहे हैं
और हमने डायरेक्टली क्लीनिंग कर दी तो उससे प्रॉब्लम बढ़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा क्लीनिंग इज गुड, इट डिपेंड्स अपॉन द prejudice of the doctor, whatever recommendation he or she has for you, आपको उस हिसाब से जाना है। मगर मोस्टली अगर आपकी उम्र 30 साल के नीचे है तो आप अभी से ही हर 6 महीने में एक बार क्लीनिंग जरूर करवाइए। वो एक बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है, उसमें डेंटिस्ट कुछ ज्यादा कमाता नहीं है, सबसे कम कमाता है, सबसे मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा पेशेंट को होता है। तो ये चीज मैं सभी लोगों को रेकमेंड करूंगा कि क्लीनिंग इज मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी। कोई भी अगर बहुत ज्यादा उम्र है और दांत आपके हिल रहे हैं तो क्लीनिंग थोड़ी कॉशियसली कुछ दूसरे ट्रीटमेंट्स के एडजंक्ट में करना पड़ता है। इट इज एडजंक्ट टू अदर ट्रीटमेंट्स wherein we have to first start with those treatments and then we will have to proceed with the cleaning. Cleaning is not always the first treatment of choice. There are other treatments which we start with and then after that consecutive treatment is the cleaning part. तो आप पेस्ट से ज्यादा ब्रश पे फोकस कीजिए, ब्रशिंग टेक्निक पे फोकस कीजिए, नाइट ब्रशिंग पे फोकस कीजिए एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑयल पुलिंग, उस पे आप फोकस कीजिए। ऑयल पुलिंग के ऊपर काफी सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे यूट्यूब पे, ऑयल पुलिंग के ऊपर आप फोकस कीजिए। These are the preventive measures for your teeth and I'm sure if you maintain them well, दांत को हल्के में मत लेना, दांत बहुत अहम पार्ट है। और आज की डेट में, आज के लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से मैं बताता हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेरियोडोंटाइटिस, पायरिया जिसको बोलते हैं। Periodontitis is supposed to be connected with pancreatic cancer. It is connected with your diabetes. It is connected with your infarcts which happen in the heart and brain. So there are so many connections of the bacteria which are inside your mouth with whole of your body. So दांत को बिल्कुल हल्के में मत लेना। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, Yeah. मुझे एक पूछना था कि 7-8 साल के बच्चों के लिए ब्रश कौन सा यूज कर सकते हैं और कितने दिनों में हम ब्रश चेंज कर सकते हैं, मतलब बड़ों के लिए और बच्चों के लिए भी? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज किड्स के लिए मैं खासकर बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों को अगर आपने राइट टाइम पे ब्रशिंग की हैबिट डाली तो मान के चलिए, अगर एक शहर के अंदर बच्चे लोग सही तरह से ब्रश करने लगे तो वहां पे डेंटिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबसे पहली बात। बिकॉज बचपन से जो आदतें हमें डाली जाती है, आज मान लीजिए हम हर रोज जुडिशियसली मॉर्निंग में ब्रश करते हैं क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया। तो इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। तो आप जो है ब्रश जो है आप रेगुलर मीडियम ब्रश यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए, मगर कोशिश कीजिए उसका हेड छोटा हो। अलग अलग हेड साइज के ब्रश मिलते हैं, उसका हेड छोटा हो। और बच्चे को जैसे मैंने बताया 1 मिनट तक आपको नमक के पानी में डुबो के यूज कर सकते हैं या थोड़ा नमक डाल के आप यूज कर सकते हैं 1 मिनट विदाउट एनी पेस्ट। दैट इज द फर्स्ट थिंग, ताकि बच्चा जो है ब्रश निकालेगा नहीं, आराम से 1 मिनट तक अच्छी तरह से ब्रश कर लेगा। और आपको सुपरवाइज करना है शुरू के 21 दिन, जैसे हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं उसी तरह से 21 दिन तक यू विल हैव टू actually supervise the brushing of a child. Once you supervise the brushing of a child, see, the best way to do is to take it to a dentist, take him or her to a dentist, और उनके पास में जाकर आप जो है एक बार डेमो सेशन दिलवाइए। जिस भी शहर में आप रहते हैं वहां पे एक डेमो सेशन डेंटिस्ट के द्वारा दिलवाइए। घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर रहती है। तो आपको जो है पहले विजिट जो है डेंटिस्ट के पास ले जाना है, डेंटिस्ट से पहले बात करके रखनी, सर जरा आप इनको ब्रशिंग टेक्निक बताइए। The first time when you're teaching a child, it has to be impactful and it will happen only when you visit a dentist, because dentist जब कोई चीज बोलता है तो कई लोग हमारे पास आते हैं, सर हम घर पे बोल बोल के परेशान हो गए, हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चे को, लेकिन आप जब बोलते हैं तो ये मान लेता है या मान लेती है, और हम इनको यही चीज 10 साल से बोल रहे हैं, सुनते ही नहीं है। तो कभी भी कोई चीज मनवाना हो तो आप घर में कुछ राय मत दीजिएगा, और ये बड़ी राय मैं आपको दे रहा हूं। तो आप जो है कभी भी कोई हैबिट डालना चाहते हैं तो ये हैबिट बाहर वालों के थ्रू डलवाइए, घर में हैबिट अपने को डलवानी नहीं है। आप बच्चा अगर है आप बोलोगे, हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे, बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। तो आप जो है डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे, एक तो ब्रशिंग टेक्निक राइट रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, वो एक बार इस उम्र के अंदर अगर इनकी आदत डल गई तो मान के चलिए लाइफ लॉन्ग ये हैबिट रहने वाली है। और नाइट ब्रशिंग एक बहुत ही पावरफुल हैबिट है। यूएस के अंदर या दूसरे कंट्रीज के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर तो बहुत 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 पर्टिकुलर लोग जो है इस पर्टिकुलर हैबिट को लेकर रहते हैं।
इंडिया के अंदर कई लोग तो सुबह ही ब्रश नहीं करते, रात की तो बात भूल जाओ। तो हमें जो है ये हैबिट एक इनकलकेट करनी है बच्चों में। आपने जैसे बताया 7 साल का बच्चा है, द राइट एज टू इनकलकेट एनी ऑफ द हैबिट्स अनडाउटेडली। सर मेरा और कितने दिनों में मतलब ब्रश चेंज करना चाहिए? देखो ब्रश का जो ब्रिसल्स हैं वो जब फ्रे हो जाते हैं, मतलब बेंड हो जाते हैं, बाहर वाले ब्रशेस थोड़े से बेंड होना चालू हो जाते हैं, लगभग 2-3 महीने के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। 3 मंथ्स नो प्रॉब्लम। 3 महीने तक कोई भी ब्रश अच्छी तरह चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम ब्रश तो 3 महीने तक चलेगा, सॉफ्ट ब्रश 2.5 मंथ चलता है। सर मेरे जो क्वेश्चन है, जब हम लोग बच्चों को अभी जो नए ब्रशेस निकले हैं मशीन वाले, क्या वो दे सकते हैं? और सेकंड क्वेश्चन है कि हम लोग जो कैपिंग लगवाने जाते हैं जब हमारे टीथ खराब हो जाते हैं, तब मेटल का कैपिंग यूज करना चाहिए या सिरेमिक का? वो आप थोड़ा सजेस्ट करते हैं। देखो ट्रीटमेंट पार्ट, आपने पहला सवाल क्या था आपका? फर्स्ट क्वेश्चन वो ब्रशेस है वो देने चाहिए बच्चों को? पावर ब्रशेस की बात कर रहे हैं आप? देखो Yes, पावर ब्रशेस आर फैंटास्टिक। पावर ब्रशेस आई हाईली रेकमेंड, बहुत अच्छे होते हैं वो ब्रशेस, क्योंकि उनके अंदर, लेकिन लोगों को क्या उसको यूज करने का तरीका नहीं पता है। पावर ब्रश लोग जो है वो उनको रेगुलर ब्रश की तरह यूज करते हैं, वैसे नहीं करते हैं उसको। पावर ब्रश को सिर्फ आपको गम और दांत के बीच में रखना है और उसको उसका अपना काम करने देना है। अभी पावर ब्रश के अंदर नेक्स्ट लेटेस्ट वर्जन और भी आने वाला है, हो सकता है उसको 5 साल लग सकते हैं। यू शेप की ट्रेज आएगी, उनको सिर्फ आपको पहनना रहेगा। That's it. That is the future of brushing. हो सकता है उन ब्रशेस को आने में 5 साल लग सकते हैं, मगर ब्रश, पावर ब्रश को यूज करने का तरीका अलग है। आपको जो है ब्रश को ऑन करके आपको सिर्फ गम और टीथ के बीच में रखना है और उसको मूव करना है। उसको इस तरह से मूव नहीं करना, उसको वन प्लेस किया, फिर दूसरी प्लेस, थर्ड प्लेस, इस तरह से पूरे मुंह को आपको कवर करना होता है। पावर ब्रश डेफिनेटली रिकमेंडेड, नो प्रॉब्लम, इट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट विथ। सेकेंडली कैपिंग इज अ पर्सनल चॉइस। कैपिंग पर्सनल चॉइस इसलिए है क्योंकि कई लोगों को कॉस्मेटिक वैल्यू अच्छी चाहिए रहती है, दांत अच्छे चाहिए रहते हैं, तो वैसे में सेरामिक क्राउन्स हम रेकमेंड करते हैं। लेकिन अगर कॉस्मेटिकली चलता है आपको कि भाई स्टील के दांत दिखेंगे चलेगा, तो आप स्टील के दांत में जा सकते हैं। स्टील के दांत के बीच में और सेरामिक कैप के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रेंथ वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चीज नहीं है। इनफैक्ट मेटल कैप आपके सेरामिक कैप से लंबे चल सकते हैं। हाँ, बट सर जो स्टील के कैप होते हैं और सिरेमिक, दोनों में से हमें ज्यादा परेशानी ना हो कि तकलीफ ना हो मसूड़ों पे, वो बेटर कौन से रहेंगे? दोनों ही बढ़िया है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ देखिए उल्टा मेटल कैप मैं बहुत जगह पे प्रेफर करता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेटल कैप इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेटल कैप को लगाने के लिए आपको दांत ज्यादा घिसना नहीं पड़ता है। मेटल कैप लगाने के लिए आपको 0.5 मिलीमीटर का टूथ स्ट्रक्चर रिमूव करना पड़ता है। सेरामिक कैप लगाने के लिए आपको 2 to 2.5 मिलीमीटर का टूथ स्ट्रक्चर रिमूव करना पड़ता है। मतलब है कि मेटल कैप बनाने के अंदर दांत कम घिसे जाते हैं, सेरामिक कैप बनाने के अंदर दांत ज्यादा घिसे जाते हैं। तो पर्सनल चॉइस मेरा मेटल क्राउन्स का रहता है। लेकिन आज का युग कॉस्मेटिक्स का युग है, हर चीज खूबसूरती पे डिपेंड करती है, तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस ये चॉइस पेशेंट पर छोड़ते हैं। लेकिन जो अंदर जो ट्रीटमेंट हो रहा है, फिलिंग जो हो रही है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा है, या और कोई जो दूसरा ट्रीटमेंट जो हो रहा है, वो सुप्रीम क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कैप के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मेटल या स्टील कैप, इट इज योर पर्सनल चॉइस। लेकिन आजकल कुछ सेरामिक कैप्स आए हैं जिनमें दांत को ज्यादा घिसना नहीं पड़ता है। उनको मेटल फ्री क्राउन्स बोलते हैं, जर्कोनिया क्राउन्स बोलते हैं, लावा क्राउन्स बोलते हैं। बहुत तरह के क्राउन्स आते हैं जो मेटल फ्री सेरामिक से बनते हैं, जिसमें दांत को ज्यादा घिसने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। At a time of hello, डॉक्टर। या हाँ जी डॉक्टर मेरा एक क्वेश्चन है। थोड़ा आपको ऑडिबल होना पड़ेगा हल्का सा। आई एम नॉट एबल टू हियर यू मच, यू विल हैव टू बी लिटिल ऑडिबल, स्पीक लिटिल लाउडर प्लीज। हेलो, नाउ यू कैन हियर? Yeah, now it is. Doctor, as every question has been cleared actually, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। रियली आई एम फीलिंग गुड। स्केलिंग के बारे में पूछना था। टीथ पॉलिशिंग जो होता है, आपने बोला ना स्किन अपना टीथ क्लीनिंग कराना है हर 6 मंथ में ऐसा, तो वो दांत लूज हो जाते हैं ऐसा मैंने सुना था, मतलब एवरी
सी अगर स्केलिंग सही तरह से की गई तो स्केलिंग का मतलब है कि दांत के ऊपर कोई भी चीज जमी हुई है वो निकालना है, निकालना, हाँ राइट। मैं बताता हूँ आपको, ये प्योरली हुनर का काम है। मतलब ये आपके डेंटिस्ट पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी सफाई के साथ, कितनी जेंटली आपके टूथ को ट्रीट किया है। ऐसा नहीं है कि स्केलिंग के बाद में दिक्कत नहीं आती। मैं कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनसे मैं अगर सुनता हूँ ना कि सर पिछली बार मैंने क्लीनिंग कराई थी तो ये सिचुएशन रही, वो सिचुएशन रही। अब डेंटिस्ट्री जो है पेंटिंग के जैसा काम है, आर्टिस्ट्री के जैसा काम है। आर्टिस्ट्री के जैसा जब काम हो तो हमेशा मान के चलिए आपके डेंटिस्ट पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, पहली बात। दूसरी बात, क्लीनिंग से किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं होता है अगर आपके गम्स नीचे नहीं उतरे हुए हो तो अगर आपके गम रिसीडेड हो तो डेफिनेटली क्लीनिंग बहुत कॉशियसली करना पड़ता है। और कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिससे पहले दांतों को मजबूत किया जाता है, फिर क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग बहुत अच्छी चीज है। जैसे मान लीजिए कई बार कई चीजें बहुत अच्छी होती है लेकिन मात्राओं में अगर डिफरेंस हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हर चीज अच्छी है मगर उसको करने का सही तरीका और होना चाहिए। और जो है वो पेशेंट जो है द क्लाइंट, वेदर ही इज और शी इज एलिजिबल फॉर दैट और नॉट, राइट वे, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। बाकी अदरवाइज जनरली मैं खुद भी सुनता हूँ कि पेशेंट आके बोलते हैं, जो आपने जो बात बोली है वही बोलते हैं वो भी, कि सर क्लीनिंग करने से ऐसा होता है, मैंने सुना है। क्योंकि कई बार ऐसा रहा है कि गलत क्लाइंट सिलेक्शन अगर रहा, जैसे मान लीजिए बादाम सेहत के लिए बहुत अच्छा है लेकिन जिसको एलर्जी है उसको खिलाओ, कितना अच्छा है देखो। उसी तरह से इट इज द डॉक्टर्स प्रेजुडिस टू डिसाइड आउट whether the client is perfect or eligible for that particular thing or not. Purely the selection by the doctor of the client. वो कई बार धारणाएं गलत निकलती है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स भी कई बार जो है रॉन्ग पेशेंट सिलेक्शन हो जाता है तो उसके धारणा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आई वुड नॉट डिनाई टू दैट। या डॉक्टर वन थिंग, अभी दांतों के मतलब बीच में कितने भी अच्छी तरह से आपने जिस तरीके से बताया वैसे ही ब्रशिंग होती है मेरी, फिर भी ना वो येलोइश जो होता है उसका मेजर फैक्टर क्या है दांतों के बीच में? देखिए होल टिप। ओके, यू मीन टू से येलोइश टीथ और ऑन द टूथ? आप दांत के ऊपर येलोइशनेस बोल रहे हैं दांत के बीच में? दांतों के बीच में जो लाइंस जाते हैं ना, ऊपर बढ़िया है बीच में। हाँ हेलो, दांतों के बीच में जितनी भी लाइंस रहती हैं वो सारी की उधर सारी जो येलोइश होती है ना उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, वो ब्रशिंग अपनी वहां तक पहुंच नहीं पाती है, ब्रश नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से दांतों के बीच में बराबर से क्लीनिंग नहीं हो पाती। अब अगर आपको दांत के बीच में से क्लीन करना हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरडेंटल ब्रश। इंटरडेंटल ब्रश, इट कम्स इन वेरियस साइजेस। इन केस इफ योर एम्ब्रेजर इज लार्ज, उसका साइज अलग रहता है। एम्ब्रेजर अगर पतला हो तो उसका साइज छोटा रहता है। इंटरडेंटल ब्रश को अगर आप यूज करते हैं तो वो स्टेन्स निकल जाते हैं। अगर वो स्टेन नहीं निकलते हैं तो आप एक पतला सा टूथपिक का जो कोना होता है उससे भी जो है दांत के बीच में वो जो लाइन है उसको आप निकाल सकते हैं। बट 6 मंथ्स में जब आप क्लीनिंग करने जाते हैं तब हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको प्रोब बोलते हैं। प्रोब से हम लोग जो है वो दांतों के बीच का स्टेन यूजुअली रिमूव करते हैं। तो दांत के बीच का जो स्टेन है या दांत के बीच का जो स्टेन है वो या तो फिर आपको जो मैंने ब्रश बताया स्लिम सॉफ्ट जो ब्रश मैंने बताया, स्लिम सॉफ्ट जो है या स्लिम सॉफ्ट जो ब्रश है इसकी ब्रिस्टल साइज है, इट इज वेरी वेरी सटल, इट इज वेरी थिक, so it will precisely get into the crevices and it is going to clean it well. So your brush plays a major role in those regions. एंड आपके दांत कैसे हैं उनके हिसाब से आपको वही दांत है ना जिगजैग है, मतलब थोड़े नीचे के दांत वो थोड़ा ऐसा, तभी शायद मेरे को लगता है वहां पे ऐसा होता है, बाकी ऐसा नहीं है। मेरे लोअर टीथ जो है जिगजैग है एक्चुअली। हाँ बस तो उसी की वजह से जो है हो रहा है। देखो आपको देखो हर एक का शरीर अलग है। अब शरीर में दांत भी आते तो दांत भी अलग रहेंगे। हाँ, तो जितने तरह के दांत हैं उतने तरह की टेक्निक्स होती है क्लीनिंग की। अभी कई लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, कई लोगों के पीछे अक्कलदार टेढ़ी आती है, कई लोगों के जो है दांत थोड़े
पोरस होते हैं, किसी किसी के दांत के ऊपर जो है पिट एंड फिशर्स थोड़े डीप होते हैं। तो इट इज द वर्क ऑफ द डेंटिस्ट टू एक्चुअली कस्टमाइज। जैसे हम हमारे पसंद का केक खाते हैं कस्टमाइज करवा के, पसंद के कपड़े पहनते हैं कस्टमाइज करवा के, तो उसी तरह से आपकी क्लीनिंग भी जो है दांतों की कस्टमाइज्ड रहती है। तो जैसे क्या इसमें समय बहुत जाता है, अगर हम डेंटल एनालिसिस ढंग से करें तो उसमें बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है, और फिर हमको उस समय के हिसाब से हमें जो है गाइड करना रहता है। डॉक्टर एक फाइनल क्वेश्चन है, यूजुअली अकलदार आती है तो वो पेन करने लगता है, कभी कभी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वो दांत तो निकलना ही है इन फ्यूचर में जाके। अभी अगर वो दांत का क्या मैटर करता है, यूजुअली सुना है कि वो दांत का कोई यूज नहीं होता है, वो निकालना पड़ता है। अभी रिसेंटली मेरी मॉम का हमने ये किया था, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि निकाल दो, बट मेरी मॉम उसको सेव करना चाहती है। शी फील दैट उससे उसको खाने का यूज होता है, but usually exactly what happens, I wanted to know actually personally कि क्या होता है। अभी देखिए, अभी कई बार क्या है, किताबों की बातें पढ़ के भी डॉक्टर बोल देते भाई दांत निकालना पड़ता है, ऐसा है नहीं। हर टूथ में अपना इम्पोर्टेंट रोल रहता है। देयर आर समथिंग कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। मैं समझाता हूँ आपको। सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब आपके शरीर में कई सारे हिस्से ऐसे हैं जो आज की डेट में काम नहीं आते हैं, मगर वो फिर भी हैं, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। इन आवर बॉडी देयर आर फ्यू वेस्टिजियल ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स करके एक बॉडी के अंदर पार्ट है। अपेंडिक्स करके एक पार्ट होता है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक जमाने में वो काम आता था, आज की डेट में नहीं काम आता है। वैसे अपने नाखून एक जमाने में हमें हंटिंग करने के लिए, उन सब के लिए काम आता था, आज की डेट में लड़ाई झगड़े में तो वैसे काम आ जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं काम आता है। तो मतलब ये है कि चीजें जो है वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे कुछ चीजें रहती है, लेकिन विजडम टूथ वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। अगर आपके मुंह में पूरी तरह से वो दांत निकल गया है और सीधा निकल रहा है और दूसरे दांत को ट्रबल नहीं दे रहा है, तो वो आपको 1% चबाने में काम आएगा, तो उसको निकालना नहीं है। अगर वो टेढ़ा आ रहा है, नहीं निकल पा रहा है, उसकी वजह से सामने के दांत में दिक्कत हो रही है, तो उसको आपको निकालना पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम उस दांत के अंदर ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है, इस वजह से डॉक्टर उसको निकालने के लिए एग्जैक्टली। अब देखिए, एक चीज याद रखिए, जिस डॉक्टर की उंगलियां पतली और लंबी हो ना, वो हमेशा उस दांत को ट्रीट कर लेता है। मैंने तो आज तक कभी वो दांत सीधा है तो मैंने निकाला नहीं है, मैंने हमेशा ट्रीट किया है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव वेरी थिन फिंगर्स, लॉन्ग फिंगर्स, तो हम तो लास्ट के टूथ में ट्रीटमेंट करते हैं बहुत बार। अगर वो सीधा निकला है तो हम उसको ट्रीट करते हैं। बस उसका एक ही चैलेंज है, लास्ट का टूथ क्लीन करने में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। वो कैविटी क्लीन करने में थोड़ा इश्यू हो जाता है, मतलब इश्यू रहती है। जैसे मान लीजिए हमने ठीक भी कर दिया, उसके बाद में पेशेंट को उस टीथ को अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ता है। ओके। द मैनेजमेंट ऑफ द टूथ, द मोर रिमोट इट इज, द मोर डिफिकल्ट इट इज, द मोर इन द फ्रंट इट इज, द मोर इजियर इट इज। सो द रिमोट teeth, whichever teeth you have in the remote areas, those have to be cleaned thoroughly, especially the distal region। जो पीछे का जो रीजन होता है, डिस्टल रीजन बोलते हैं उसको। हर दांत का जो रीजन है उसको आपको बहुत अच्छी तरह क्लीन करना रहता है। और खासकर दांतों के अंदर कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं जो इंटरडेंटल रीजन में रहते हैं। दो दांत के बीच का जो एरिया है वो बहुत डिफिकल्ट रहता है क्लीन करने के लिए। तो इंटरडेंटल एरियाज एंड डिस्टल रीजन्स हैव टू बी क्लीन्ड वेरी थरोली। यू विल नेवर हैव इश्यूज विद विजडम टूथ। जैसे मेरे चारों विजडम टूथ बहुत अच्छी तरह निकले हुए हैं, मैं उनको मेरे नाखून से क्लीन करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कोई ब्रश वहां पहुंचेगा नहीं। लेकिन नाखून, आज जैसे बोलते हैं नाखून वेस्टिजियल है, मैं तो यूज कर रहा हूँ, देखिए बराबर। राइट। मतलब वही वो विजडम टीथ में कैविटी था करके उसको सेव करना इज मोर इम्पोर्टेंट ना कहीं वो सपोर्टिव रहता है, ऐसा मेरा कहना। You have to try saving it। अगर सीधा निकला है तो उसको बचाना ही चाहिए, बचाना ही। कैविटी क्लीन करके कैप बिठाना है। अरे आजकल टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, सब कुछ है। आजकल तो पहले इंटरडेंटल ब्रश कोई जानता नहीं था, कोयले से मांजते थे, वो नीम के दातुन से करते थे, चलते हैं। और यहाँ पे आजकल जो है दांत निकलवाते आते हैं। वही डॉक्टर, अगर टेढ़े दांत उसकी वजह से दूसरे दांत को हार्म हो रहा हो, हार्म नहीं हो। मेरा रोहिणी रोहिणी याद। समझ, राहु वाला रोहिणी।
रोहिणी जी, अगर वो दांत टेढ़ा आ रहा है, उसकी वजह से दूसरे दांतों में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वो हाँ निकालना, वरना नहीं निकालने की बराबर जरूरत। वेरी नहीं मच ट्रीटेबल, बट हाँ डेंटिस्ट के लिए थोड़ी मशक्कत है उस दांत को क्लीन करने के अंदर, क्योंकि लास्ट में, तो दैट हाँ इज, हाँ कभी भी दांत को सेव कीजिए, कोशिश कीजिए नेचुरल टूथ जहां तक हो सकता है वहां तक प्रिजर्व कीजिए। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि समय चलते चलते सामने के दांत कभी निकालना पड़ा, तो हमें लास्ट वाले टूथ का सपोर्ट लेके वो सामने का दांत बिठाना पड़ता है, हाँ 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 बराबर हाँ तो उस टाइम में ये भी वो सुना है। लास्ट का दांत काम आता है। कभी कभी हाँ वो अभी बोलते हैं वो तो कभी कभी दांत निकालना भी पड़ता है ताकि दांत सेट करने के लिए किसी मतलब वो आगे पीछे के दांत सेट करने के लिए दांतों को जबरदस्ती भी निकालना पड़ता है बट यस, मुझे तो ऐसा वो लगता जो है पीछे कि का जो दांत है उसका हाँ सपोर्ट लेके हमको दांत को बिठाना पड़ता है, तो कभी भी वो या कोशिश रहनी चाहिए दांत बचाएं हम। या थैंक यू डॉक्टर। या फाइन। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मेरे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो थे डाउट सभी के क्वेश्चन में क्लियर हो गए हैं बट यही मेरा एक था पूछने का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल सेशन डॉक्टर। फाइन, थैंक यू। या थैंक यू रोहिणी जी, थैंक यू। या हेलो हेलो डॉक्टर। ये हेलो, स्नेहा जी थोड़ा सा आगे से आके बात कीजिए, आपकी आवाज दबी हुई आ रही है। हाँ, मुझे क्वेश्चन था, आवाज आ रही है? या यस, यू आर। ये दांत जैसे आगे का एक दांत है वो एक्चुअली दर्द होता है, हर एक 2-3 महीने में दर्द होता है बट ठीक हो जाता है अपने आप, 1-2 दिन दर्द होता है। उसका क्या रीजन हो सकता है? एक्चुअली बचपन में गिरने के बाद ये हुआ है। आगे के दांत है? हाँ, आगे के दांत जैसे ये है उसका कलर चेंज है, एक्चुअली थोड़ा टेढ़ा है। अच्छा देखिए, ये जो टूथ है ना, आपका इन्फेक्टेड है। बहुत बार जैसे अपन मार लगती है कोई चीज की, जैसे मान लीजिए बचपन में आपके मार लगी, आज अगर हम कोई कील को मारते हैं तो कील जाके अंदर चुभ जाती है। हर दांत सामने वाला कील के जैसा होता है, ऊपर से पॉइंटेड रहता है, नीचे से चौड़ा रहता है। जैसे उस पे मार लगती है तो वो जाके ऊपर हड्डी में चुभ जाता है और वहां एक इन्फेक्शन का फोकाई बन जाता है और दांत के अंदर जो नस रहती है वो डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाती है। जैसे वो डिसइंटीग्रेट होती है, अंदर जो है पूरा खून उसका जम जाता है, इसलिए उसका नीलापन बाहर दिखना चालू होता है। 101% आपका टूथ ये इन्फेक्टेड है और आपका जो टूथ है उसकी जड़ के अंदर एब्सेस है। दिस टूथ रिक्वायर्स अर्जेंट ट्रीटमेंट, उसमें कोई संदेह नहीं है, वरना ये जो इन्फेक्शन है, अपने आप दर्द होता है और 1-2 दिन दर्द होके अपने आप ठीक हो जाता है। सुनिए, दर्द एक बहुत बाद का सिम्टम है। अभी उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक इंसान है, उसको 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया, इसका मतलब नहीं है कि उसको हार्ट अटैक की बीमारी 45 साल में हुई। उसकी बीमारी 20 साल की उम्र में चालू हो गई, 45 साल की उम्र में वो बीमारी दिखी। वैसे ही आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको दर्द जो है होता है, तो ये नहीं है कि आपकी इन्फेक्शन नहीं है। दर्द तो आपको पता चलता है, इन्फेक्शन के बहुत सारे रूप रहते हैं। इन्फेक्शन को ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। दर्द दूसरी बात है, किसी में दर्द हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कई लोगों को छड़ी की मार लगती है, कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि छड़ी की मार लगी। छड़ी दोनों को लगती है। सेम वैसे ही आपके जो दांत है उसमें 101% इन्फेक्शन है और वो जो है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तब वो दिखता है, जब इम्यूनिटी प्रॉपर रहती है तब नहीं दिखता है। 101% इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और अभी जितने भी लोग अगर सूरत से यहाँ पे व्यू कर रहे हैं तो उनके लिए एक फ्री डेंटल चेकअप का सेशन मैं मेरे क्लिनिक पे रखना चाहूंगा। नीतन जी, मेरी ओर से एक फ्री डेंटल चेकअप का सेशन कोई भी एक दिन आप तय करके रख सकते हैं, ताकि ब्रशिंग टेक्निक खासकर मैं जो सूरत से है उनके लिए, मुझे लगता है सभी लोग अलग अलग सिटीज से हैं यहाँ पे, अगर सूरत से कोई लोग हो तो उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन में मेरी ओर से रख दूंगा, नो इश्यूज। लेकिन ये दांत जो भी प्रॉब्लम वाले जितने भी दांत हैं, खासकर जो आपकी जो प्रॉब्लम है, ये 101% इमीडिएट अटेंशन इस प्रॉब्लम को चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि तो आप सूरत में कहाँ पे क्लिनिक? मेरी उधना दरवाजा पे है, उधना दरवाजा मस्जिद के पीछे है मेरा क्लिनिक।
मेरा एक गोरदो रोड पे भी है। आपका एड्रेस भेज दीजिएगा तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ मैम। एंड चेकअप के लिए आ श्योरली। जाए। और आपका जो प्रॉब्लम है, दांत ब्लैक हो रहा है, बहुत बार ऐसा होता है बचपन में दांत पे जो मार लगती है उसका असर कई बार 20 साल बाद भी आता है, 30 साल बाद। और दांतों के पीछे के साइड का ट्रीटमेंट सफाई कैसे करें? वो आपको देखिए, आप कोशिश कीजिए कि उंगली से भी आप ब्रश कर सकते हैं, उंगली से भी जो है आप क्लीन कर सकते हैं, ब्रश से आप क्लीन कर सकते हैं। आपको खुद नोट करना पड़ेगा आपके दांत कैसे हैं और किस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। बाकी 6 महीने में एक बार क्लीनिंग आप एवरी 6 months क्लीनिंग इज मैंडेटरी। वो एक हैबिट में आप डालिए, रात को सोने से पहले ब्रश करना मैंडेटरी। ये चीजों पे आप खास फोकस कीजिएगा। और आपके जो मार जो लगी है जिसकी वजह से काला हो रहा है दांत, ये बहुत लोगों में होता है और उनको लगता है कि भाई नहीं दर्द नहीं आ रहा है तो सब ठीक है, ऐसा होता नहीं है। कई लोगों में ऊपर सी देयर वाज वन केस जिसके अंदर कम से कम 3 सेंटीमीटर का ऊपर सिस्ट बन गया था। उनको सेम आपके जैसा ही प्रॉब्लम था, ऊपर सिस्ट बनने की वजह से उनके 4 दांत के अंदर इन्फेक्शन फैल गया। उनको भी सेम, कभी पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सेम सिमिलर सिम्टम्स। मगर इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अनडाउटेडली इट हैज टू बी ट्रीटेड ASAP as soon as possible because the infection has gone to the root, the infection has gone beyond the root। और ऊपर अगर आप दबाएंगे ना, आप एक बार वो दबा के देखिए, आपको ऊपर हड्डी में भी थोड़ा दर्द लगेगा। आप दबाएंगे ऊपर, और कभी कभार किसी किसी के वहां पे पस कोड़ी के रूप में निकल जाता है, ऊपर एक छोटा सा एब्सिस बन जाता है which drains out like a small pistol। हल्का सा एक छोटी सी फोड़ी बनती है और उसमें से पस निकल जाता है। इस तरह से भी कई लोगों को ये जो आपकी प्रॉब्लम है रिप्रेजेंट होती है। सो पेन इज बहुत लास्ट का सिम्टम है, पेन तक हमें पहुंचने नहीं देना है। पेन बहुत लास्ट में आता है, बहुत चीजें तो बॉडी खुद ही सॉर्ट आउट कर लेती है। सो होप दिस सॉल्व्स योर प्रॉब्लम। समझ में आया आपको जो मैंने चीजें बताई? जी जी। या फाइन। हेलो डॉक्टर विमल जी, हाँ जी। फिटकरी का उपयोग, फिटकरी जो होती है, फिटकरी हाँ। का पाउडर या कुछ उसके गार्गल करने से कुछ फायदा होता है? अरे ये तो बहुत फायदा होता है मैडम। ये जो चीज है ना, ये मैं मिस आउट कर रहा था। मेरा खुद का अनुभव है, जब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कीड़ लग रही है और फिटकरी का मैं गार्गल करती हूँ या कुछ फिटकरी की पाउडर थोड़ी मसूड़ों को लगा लेती हूँ तो थोड़ा मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। See, there is something called as astringent. There's something called as astringent. Okay. Astringents are the substances that precipitate proteins and make the surface stronger. Yeah. मतलब मान लीजिए जब कभी आप astringents यूज करते हैं, astringents गम्स को फर्म करता है। गम्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज है फिटकरी, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, अगर आपने ज्यादा यूज की तो आपको अल्सर्स होने के चांसेस हैं और आपके जो गम्स हैं उनकी इम्यूनिटी कम होने के चांसेस हैं। तो आपको बहुत जरा सा पानी में डालना है और उससे माउथ वॉश की तरह यूज कर देना है। हाँ। फिटकरी बहुत ही फायदेमंद चीज है बिकॉज इट हैज एस्ट्रिंजेंट्स, नेचुरल एस्ट्रिंजेंट्स। नेचुरल एस्ट्रिंजेंट्स। देयर आर फ्यू फ्रूट्स, कुछ फ्रूट भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। उदाहरण के तौर कौन सी फ्रूट्स है? अनार जो है, इट हैज लॉट ऑफ एस्ट्रिंजेंट्स। Okay. So that is why whenever you eat a pomegranate, जब कभी आप पोमोग्रेनेट खाते हैं तो आपको अलग सा फील होता है थोड़ा। हाँ, या थोड़ा ऐसा। एक दूसरा फ्रूट है जिसमें मराठी में तुरट जो बोलते हैं ना, तुरट टेस्ट जो आती है अलग से, जैसे तुलसी की फिटकरी की जो टेस्ट है, तुरट जो हमारे इसमें भी गीता में पता है कि तुरट भी वो खाना बहुत जरूरी है। सूरज क्या बोल रहे हैं? तुरट जो फिटकरी की टेस्ट जो आती है अलग होती है ना। हाँ, थोड़ा मुंह अलग लगता है। समझ गया मैं, वो जो हल्का कसैला। हाँ, कसैला, यस। ओके, राइट। तो देखिए, एक तो जो है, आपका नाम क्या है मैडम? अश्विनी। आपका नाम? मुंबई से हूँ मैं। अच्छा, अश्विनी जी। देखिए, फिटकरी एक बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। आप अगर ये चीज यूज करते हैं आपके गम्स के लिए, इट इज बिकॉज ऑफ द एस्ट्रिंजेंट्स इन द गम्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज फिटकरी, जनरल टर्म इसको एलम बोलते हैं या डबल सॉल्ट बोलते हैं।
हाँ हाँ तो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर योर गम्स। थोड़े से पानी में अगर आप फिटकरी मिला के अगर आप कुला हाँ। करते हैं तो बहुत ही मैं अच्छी रोज नहीं, चीज है। हफ्ते में एक बार लेती हूँ मैं, हफ्ते में, या वीक में एक बार। ओके, फ्रूट्स में जैसे मैंने बताया अश्विनी जी, फ्रूट्स के हाँ अंदर एक तो जो है अनार है हाँ हाँ जिसमें एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। दूसरा एक फ्रूट है जो बहुत ही फायदेमंद फ्रूट है, वो बेरी है, ये जामुन। अच्छा, जामुन, जामुन, yes. जामुन जो होता है वो जो है इट ऑल्सो हैज नेचुरल एस्ट्रिंजेंट्स, इसलिए जब भी Yes, आप yes. जामुन खाएंगे उसके बाद आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अजब लगा। उसके बीज भी एक खानी चाहिए बोलते हैं, जब हम आपको जामुन खाते हैं तो एक बीज हमको चबा के खानी है। कड़वी होती है लेकिन बहुत फायदेमंद होती है वो, नहीं, जैसे तो डायबिटीज के लिए जामुन भी और सब चीज के लिए। या यस 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 बिल्कुल। तो आपको जो है फिटकरी यूज कर सकते हैं, और अगर हाँ आपको जी, फिटकरी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप अनार का छिलका सुखा के हाँ हाँ उसका हाँ। पाउडर बना सकते अरे वाह, हैं। अनार का जो बहुत छिलका अच्छी होता बताए, बहुत। है, हाँ उसको आप सुखा के उसके हाँ पाउडर को आप गम्स के लिए यूज कर सकते हैं। इवन दैट हैज लॉट ऑफ एस्ट्रिंजेंट्स, बहुत सारे एस्ट्रिंजेंट्स उसमें होते हैं, तो बहुत ही फायदेमंद चीज है वो। नहीं, मुझे दांत के बहुत प्रॉब्लम हुए थे जब यूके जाना पड़ता था ठंडी में, तो दांत में बहुत दर्द होता था। और एक बार ऐसा होता कि वो कुछ फीलिंग करते वक्त किसी डॉक्टर प्रेग्नेंट थी, उसने एक्सरे नहीं निकाला और उसका कुछ एक पार्ट मेरे दांत के अंदर हड्डी में घुस गया था, और वो समझ भी नहीं आ रहा था। तो जैसे यूके जाती थी तो बहुत दर्द होता था, वहाँ डॉक्टर भी कुछ नहीं मिलते, वो खुद रिकमेंड नहीं करते थे। तो मैं सीख कर कैसे तो भी किया। फिर बाद में मैं जब मेरे गांव नागपुर पहुंची, फिर डॉक्टर ने जब एक्सरे निकाला तो उसमें था कि उसमें उसका इंस्ट्रूमेंट बारीक सा अंदर हड्डी में रह गया था, फिर निकालने पड़ा, फिर इम्प्लांट करने पड़े मुझे। तो ओके, हाँ जी, समझ गया मैं आप जो बोल रहे हैं मैं समझ गया। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के वक्त वो इंस्ट्रूमेंट जो है अंदर अभी टूट गया था। हाँ हाँ हाँ। या और फाइन। दांत बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो सेशन है वो रिकॉर्डिंग हुआ है, वो निखिल जी ने ग्रुप पर डालना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दांत ही हमारे जो पहले चीज है जो हमारे शरीर में जाती है, मुंह के थ्रू जाती है, और दांत हमारे अच्छे रहेंगे तो हमारा पेट अच्छा रहेगा। नीतल जी एक अच्छा आइडिया दिया है इन्होंने, आप एक प्रोग्राम बनाइए दांत से हाथ तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दांत से हाथ तक, बहुत ही अच्छा है आपने उसका नहीं ये टाइटल बहुत अच्छा मानता हूँ है। आप जो कह रहे हैं मैं मानता हूँ इस बात को, हाँ और हाँ इस सब्जेक्ट पे मुझे पूरा अंडरस्टैंडिंग भी है, और जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें मेरी लाइफ में अपनाई हुई, आज की नहीं बहुत सालों से। हाँ और जी। मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को हमेशा ध्यान रखता हूँ, और उसी हाँ, हिसाब यही मुझे से पहले आपका जो सुना तभी मैंने उनको बोला कि मुझे वो साइकोलॉजिकल, और अब जो जिस हिसाब से ले रहे हैं, और सूर्य नमस्कार का आपने जो आध्यात्मिक व्यू बताया, इज नॉट योगा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और नितल जी से एक बात करनी है कि जो वेरिएशंस लेती हैं सूर्य नमस्कार में, वो बीच बीच में आने के बाद वो रिदम चेंज हो जाता है, बॉडी का रिदम चेंज। कुछ भी मैं योगा है अश्विनी जी एक उसमें और बात एक मैं बोलूंगा, रिदमिटी की होनी चाहिए। तो एक और बाकी जो चीज मैं आपको व्यायाम है उन्होंने वार्म अप में लेने चाहिए बस। एकदम सही बात। अच्छा देखिए मैंने कुछ चीजें बताई है, और हाँ वो जो जी, चीजें हैं जैसे मान लीजिए मैंने बताया सेल्फ को डिसॉल्व करना या सेल्फ हाँ को अर्पण करना, ये हाँ चीजें समझने के अंदर कई लोगों को जन्म भी लग सकते हैं, इसीलिए इन बातों को सिर्फ संभाल के रखिए, इनका असर कब आएगा वो आपको भी पता नहीं है। बराबर है। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपने बात सुन ली, इसको कहानी की तरह मत लेना, नहीं नहीं, एंटरटेनमेंट की तरह कहानी की तरह नहीं लेना है, आपकी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं। आजकल ऐसा समय है कि हर आदमी जो भी चीज देखता है सुनता है करता है उसको लगता हाँ, है ये मेरे एंटरटेनमेंट के लिए और है। बाद में भूल जाता है वो कुछ, वो माइंड में आनी चाहिए, माइंड में आएगी तो दिमाग में आएगी तो दिल में उतरेगी। बस बस दिमाग में रखोगे, बीज कभी ना कभी स्प्राउट होएगा फॉर श्योर। हाँ जी, ओके, सो आई गेस सभी के क्वेश्चंस हमारे आंसर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विमल राठी। पूछ सकते हैं? हाँ जी, पूछिए पूछिए विमल जी, आपके पास टाइम 2 है सेकेंड। होपफुली। फाइन फाइन प्लीज।
अपना जो ये चीन का नीचे का हिस्सा है वो कभी कभी दर्द होता है और अपने आप ही खाना खाने के बाद अपने आप चला जाता है, तो क्या रीजन हो सकता है? अपना चीन का जो नीचे का हिस्सा होता है। हाँ, सी बहुत बार जैसे मान लीजिए द रीजन कुड बी खाना खाने के बाद कम हो जाता है। यस। देखिए अपने यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तीन मेनली जो है आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, एक तो यहाँ होते हैं इधर एग्जैक्टली ये जो दो लाइन होती है इनके बीच में सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं, और एक ग्लैंड होते हैं कान के नीचे, इनको पैरोटिड ग्लैंड्स बोलते हैं। तो जब कभी आप खाना खाते हैं हो सकता है ये कुड बी अ रीजन कि जो अपने सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो इकट्ठा हुआ सलाइवा था, जैसे आपने खाया वो पूरा निकल गया और आपको लाइट फील हो रहा। That could be one of the reasons. I'm not telling that it is the sole reason. There could be many reasons for that. कई सारे reasons हो सकते हैं यहाँ पे पेन का, लेकिन खास जो आप बता रहे हैं खाना खाने के बाद कम हो जाता है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई आपने जो है अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो इकट्ठा हुआ सलाइवा था वो पूरा निकल गया हो, इस वजह से आपको थोड़ा लाइटर फील होता हो। That could be one of the सर एसिडिटी की वजह से पेन हो सकता है। दोनों साइड हो रहा है आप कह रहे हैं ना, आपको दोनों साइड पेन हो रहा है, राइट? नो, ओनली राइट साइड। ओनली अगर राइट साइड हो रहा हो तो फिर आपको चेक करवाना पड़ेगा कि किस वजह से हो रहा है, बिकॉज सी कोई ना कोई टूथ का अगर प्रॉब्लम रहा, उस दांत का इन्फेक्शन अगर जड़ में रहता है तो भी इस तरह से पेन आता है। और अगर मान लीजिए वो जो प्रॉब्लम है अगर आपका रूट तक गया हो तो कभी कभार आपको कान में या सर में भी दर्द आ सकता है उसकी वजह से। ओके। अगर आपको कान में या सर में भी दर्द है तो कोई ना कोई दांत में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपके जॉइंट के अंदर कान में इधर जॉइंट रहता है, इसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, TMJ, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता है उसकी प्रॉब्लम की वजह से भी जो है सर में, कान में या यहाँ पे दर्द हो सकता है। सी दर्द एक है, रीजंस हजार हो सकते हैं। राइट। डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो प्रॉब्लम है थोड़ा वेग है, वेग मतलब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसलिए टेलीफोनिकली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम टू एनी कंक्लूजन। है डॉक्टर साहब को। और थायराइड की वजह से क्या ये यहाँ पे ये सब पेन आ सकता है? क्योंकि वो मामूली आता है अपने आप चला जाता है। एक चीज याद रखिए, ग्लैंडुलर प्रॉब्लम कोई भी हो, अगर कोई भी ऑर्गन की वजह से अगर प्रॉब्लम हो विच इज रिलेटेड विद हार्मोन्स, एंडोक्राइंस बोलते हैं। एंडोक्राइन मतलब जो भी हार्मोन्स के रिलेटेड चीजें होती हैं उनको एंडोक्राइंस बोलते हैं। तो एंडोक्राइनल प्रॉब्लम कभी भी हो वो बायलैटरल रहेगी, मतलब दोनों साइड रहेगी। ओके ओके। हाँ हाँ अगर हाँ। एक साइड है मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस रीजन में फॉल्ट है। एक जनरल में थंब रूल बताता हूँ आपको। थंब रूल में ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम दोनों तरफ है तो मान के चलिए वो सिस्टमिक प्रॉब्लम है। अगर यूनिलैटरल है तो कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर कुछ इश्यू है। अगर दोनों साइड प्रॉब्लम है तो समझिए कि कोई ना कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है। एक साइड अगर प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई उस हिस्से के अंदर प्रॉब्लम है। ये थंब रूल है, इससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है, पेशेंट को भी पता लग जाता है भाई इसकी वजह से है या नहीं है। क्योंकि देखिए आज हमको बहुत साल पढ़ते हैं जब जाके हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग शरीर को लेकर आती है। हमको 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, और आप लोगों को जो है हमसे सुनना पड़ता है। तो आपकी नॉलेज आधी है और आधी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। तो आपकी जो शंकाएं हैं वो हमेशा आपको एक, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान के घर में एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, राइट, जिनके ऊपर वो रिलाई कर सके। हर इंसान के घर में अगर फैमिली डॉक्टर नहीं है तो एक डॉक्टर से कम ऐसा संबंध बनाइए जो आपके गुड फेथ में हमेशा आपसे बात करे, गुड फेथ में आपको चीजें समझाए, क्योंकि आपकी नॉलेज जो है वही आपके अगेंस्ट काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो है कम से कम एक डॉक्टर और एक वकील। बिल्कुल, आजकल सर सब घर में अपने खुद के डॉक्टर खुद बन गए हैं। सब एक दूसरे यूट्यूब से सलाह देते रहते हैं, तो उसी की वजह से गड़बड़ होती है। बट आई थिंक इंफॉर्मेशन दिया वो हमारे लिए बेस्ट है, और हमें इस ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर के सलाह के साथ हम कैसे उसको इम्प्रूव करें। राइट, एकदम एकदम। वैसे भी क्या है, घर के डॉक्टर होने की वजह से डॉक्टरों का धंधा बढ़ गया है। सही बात है सर, सही बात है। थैंक यू जो सो मैंने चीजें बताई, इसीलिए मेरा फोकस हमेशा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे रहता है।
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में तो आप क्या कर सकते हैं, बस उतना ही नॉलेज में दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा बीमारियों के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं उसके बाद अगले दिन से वो बीमारी उनमें दिखनी चालू हो जाती है। तब तक नहीं होती है, उसके बाद हमने बोल दिया उसके बाद आ जाती है। इसीलिए फिर हम लोग, मैं बीमारियों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में मेरी चर्चा रहती है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। सर आपने जो बेसिक समझाया वो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल बेसिक कोई इतना डीपली बैठ के समझाता नहीं है। तो आपका नॉलेज जो हमें मिला उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद। नारायण नारायण, थैंक यू सो मच। नारायण नारायण। So I hope everyone's questions have been resolved. Thank you very much, Dr. Rathi, कि आपने इतना समय हमें दिया और हमारे बहुत ही सबके जो माइंड सेट थे उसको चेंज करने में आपने हेल्प किया। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल सुबह हम फिर से मिलेंगे फॉर द 6th डे ऑफ आवर सूर्य नमस्कार चैलेंज। सभी को मतलब अच्छे से पोस्ट कीजिए आराम से कि भाई हमने 5th डे कंप्लीट किया है। थोड़ा सा टेक द प्राइड एंड पोस्ट इट नाइसली इन द ग्रुप। अच्छे से फोटोज के साथ पोस्ट कीजिए ताकि जो लोग नहीं कर रहे हैं ना उनको भी हम मोटिवेट कर सके, वो भी हमारे साथ जुड़ सके। So see you tomorrow morning. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Bye. Have a lovely day. Thank you so much.